सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब पेन कॉपी निकाल लीजिएगा। पेन कॉपी इसलिए निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल जो बनेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छे सवाल निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिएगा। चलिए, क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो पूछा हुआ है, पहली चीज तो इसमें देखिए क्या है। अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है। भाग 2 में आता है, ठीक, पार्ट 2 में आता है। भारत में हम एकल नागरिकता की बात करते हैं। किसकी? एकल नागरिकता की बात करते हैं। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसका कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लिए हैं? ये स्रोत हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ये स्रोत हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। हमारे यहाँ पे इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए केवल सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में जो भी, वो भी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, वहां पे आप देखेंगे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि आपको वहां पे केंद्र का नागरिक होने के साथ साथ राज्य का भी नागरिक होना आवश्यक है। केंद्र का नागरिक होने के साथ साथ राज्य का भी नागरिक होना आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ ओनली सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इस चीज को याद रखिएगा। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के कॉन्सेप्ट में या नागरिकता के बारे में चीजें दी गई हैं। पहला का सी नीतू जी, बहुत बढ़िया। अब 5 से 11 जो अनुच्छेद है, हर एक अनुच्छेद में क्या क्या बातें देखा जाएगा, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है नागरिकता के बारे में, भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता यानी आप भारत के नागरिक हैं तो नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जाती है और ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। अपर पीसीएस लेवल तक एग्जाम में पूछा गया है। बाय बर्थ, जन्म से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। बाय डिसेंट, वंश से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। बाय बाय लैंड एक्विजिशन या बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होंगी मैं एप्लीकेशन पे आपको बताऊंगा। और उसके बाद बाय लैंड एक्विजिशन, भूमि अर्जन द्वारा, यानी भारत किसी भूमि को जीतता है तो उसके नागरिक स्वतः भारत के नागरिक कहलाएंगे। 5 तरीके से होता है। इसमें एक पूछ लिया कौन सा नहीं है, जैसे दे दिया बैंक के ग्राहक के होने के रूप में, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ जुड़े हुए हैं इस क्लास को शेयर कर दें और ये लिंक ज्वाइन कर लें, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पॉइंट, एक एक पॉइंट आप सबको मिल जाएंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 ये कहता है भारत से, सुनिएगा एक तरीके से, पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, भारत आए नागरिकों की नागरिकता, नागरिकों की नागरिकता। वैसे ही अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान को गए लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत को वापस आए, उनकी नागरिकता। इस प्रकार से नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया गया है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं और 7 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहे, भारत एक बार भी 7 वर्ष में नहीं है, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। भारतीय कोई महिला जो किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ले तो उसकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद कानून बनाती है नागरिकता के ऊपर, और कानून बनाकर क्या करती है? नागरिकता प्रोवाइड करती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राइट्स और कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज यह संविधान में उल्लिखित होता है। दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संविधान में ऑलरेडी होता है। ठीक है,
या संविधान में इसको रखा जाता है। तो मूल अधिकार से एक आंसर करिएगा आप लोग, जितने छात्र छात्राएं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक आंसर करिएगा। आंसर करिएगा सभी छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं। चलिए, हाँ, तो आंसर करिएगा। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यह संविधान में उल्लिखित होता है, दे आर मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल यह संविधान में उल्लिखित होता है, क्योंकि मूल अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भाग 3 में देखने को मिलता है आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक, अनुच्छेद 12 से 35। तो आंसर करिएगा। यह प्रजातांत्रिक होता है, दे आर डेमोक्रेटिक, ऐसा नहीं है। कई जगह भारत में या कई ऐसे देश हैं जहां पे प्रजातंत्र होता है, लेकिन वहां पे कह सकते हैं मूल अधिकार हो, ये जरूरी, ये आवश्यक नहीं है, ठीक। दो का सी कई लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि मूल अधिकार तभी अधिकार होगा जब डेमोक्रेटिक हो या लोक कल्याणकारी होता है। ये आपका डीपीएसपी है, ये आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जहां जहां 3 है उसको कट कर दीजिएगा, उसको कट कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका सी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 38 में आप देखेंगे आर्टिकल 838, तो ये किसकी बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, जो यहाँ कहता है कि यह मूल अधिकार नहीं, राज्य के नीति निदेशक तत्व होंगे। भारत की सरकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जब पालन करेगी तो कैसे करेगी? भारत की सरकार या भारत की राज्य सरकारें कानून बनाते समय इनको अपने ध्यान में रखेंगी। तो 2 का सी करेक्ट आंसर आपका ये निकल जाएगा। इसका मतलब 1, 4 या व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास मतलब व्यक्ति के चहुमुखी विकास से संबंधित है, व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक हर एक विकास से संबंधित है। तो यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी चौमुखी विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, अपितु संसद इसके बचाव में कानून बना सकती है। याद रखिएगा, मूल अधिकार के विरुद्ध, क्योंकि मूल अधिकार क्या है? एक संवैधानिक ढांचा है, मौलिक ढांचा है, इसके विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। संसद अगर कानून बनाएगी तो इसके बचाव में बनाएगी, यानी मूल अधिकार बचे रहें। इसलिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाए। किसके लिए? मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। जैसे अनुच्छेद 24 के ऊपर कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद 21 के ऊपर बना सकती है, अनुच्छेद 17 के ऊपर बना सकती है, अनुच्छेद 32 के ऊपर। तो याद रखिएगा, भारत की संसद मूल अधिकारों के संरक्षण में कानून बना सकती है, मूल अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो राइट आंसर आपका ये होगा। अगर हम इसमें स्पेशल फैक्ट देखते हैं, स्पेशल फैक्ट देखते हैं, तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? तो पहले इस चीज को देखिए, भाग 3 में आएगा, अनुच्छेद 12 से 35 आएगा, 12 से 35 आएगा। मूल अधिकार में टोटल कितने अधिकार थे? तो मूल संविधान में टोटल कितने अधिकार थे? तो मूल संविधान में टोटल 7 अधिकार थे। कितने? 7 अधिकार थे, ठीक। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और कानूनी अधिकार का जो दर्जा दिया गया वो भाग 12 में दिया गया, और अनुच्छेद भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में रखा गया। इस चीज को याद रखिए। तो अब संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ या च था, अब उसको हटा के, या अनुच्छेद 31 भी कह सकते हैं, उसको हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया है। वर्तमान में टोटल कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकार क्या है? इसके आधार पे आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, वाद योग्य है, न्यायोचित है, यानी इसके आधार पे आपको न्यायालय क्या दे सकती है?
इसके आधार पे न्यायालय आपको क्या दे सकती है? न्याय दे सकती है, न्यायोचित है। इसके आधार पे आप रिट दायर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आप सबको पूरा फंडामेंटल राइट्स एक बार पढ़ाया भी हुआ हूँ, फिर से पढ़ा दूंगा तो आपको देखने को समझने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। अब अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार क्या है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, यूएसए से ग्रहण किया गया, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? ठीक, आइए तो हम बात करते हैं, एक फैक्ट डालते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट हमारा है फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार टोटल कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बात करेंगे, टोटल मूल अधिकारों की बात करेंगे तो टोटल 6 हैं। ठीक है, 6 हैं। तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 35 में क्या है? तो अनुच्छेद 35 में कहेंगे मूल अधिकारों को संरक्षित करने हेतु, मूल अधिकारों को संरक्षित करने हेतु संसद कानून बना सकती है। संरक्षित करने हेतु, उल्लंघन नहीं, संसद कानून बना सकती है। अगर संसद के कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वायलेट करती है, तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे क्या करेगा? उसे एकदम निरस्त कर देगा। फिर हम बात करेंगे, पहला समानता का अधिकार है। पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक, धर्म, मूल वंश, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव से निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, उपाधियों का अनुच्छेद 18। फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आता है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता, कहीं भी देश में आइए जाइए, घूमिए टहलिए, सभा सम्मेलन करिए, लेकिन एक दायरे में रहकर करिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि से संरक्षण। आपको एक ही दोष के लिए बार बार आपको या 2 बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर तीसरा, थर्ड क्या कह रहा है? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर इसमें बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। फिर आप देखेंगे नंबर 4 आपको क्या देखने को मिलेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। फिर 5वां आप देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक संविधान में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये किसके लिए है? ये माइनॉरिटीज के लिए है। ये कई बार अलग अलग एग्जाम में आप सबके पूछे जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में। आर्टिकल 29 टू 30 अनुच्छेद 19 से किस में है? अनुच्छेद 29 से 30 में है। और वैसे ही 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का तात्पर्य क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का तात्पर्य क्या है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये आते हैं। ठीक, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, हमेशा एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 से 22, ठीक, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 18 से 21 तक, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 16 टू 19, आर्टिकल 17 टू 20, आर्टिकल 18 टू 21। तो इसमें आप क्या देखेंगे? करेक्ट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 19 से 22। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ लिबर्टी, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद
19 से 22। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ, पॉइंट समझते चलिएगा, आंसर करते चले। इसके बाद आप सबका जीएस का और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का क्या चलेगा? बैच चलेगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 ये स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता की बात करता है। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की आजादी है, ठीक है, सभा सम्मेलन करने की आजादी है, भाषण देने की आजादी है, कोई भी व्यापार चुनने की आजादी है, कहीं भी घूमने टहलने की आजादी है, कहीं भी बस जाने की आजादी है। लेकिन ऐसी आजादी अनुच्छेद 19 की धारा 1 की उपधारा 2 आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 2 के तहत कह सकते हैं लोक व्यवस्था यानी कह सकते हैं कानून व्यवस्था के दायरे में, जनहित के बारे में और देश की अन्य कह सकते हैं उपायों को ध्यान में रखकर, यानी देश की स्वतंत्रता पहले, उसके बाद आपकी स्वतंत्रता। कहने का मतलब आपके कोई भी कार्य देश विरोधी नहीं होनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में अगर आप स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद 19 की धारा 1 का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब कि आपको एक ही, जैसे आपने अगर चोरी किया और आप सजा भुगत चुके हैं तो दोबारा उसी चोरी के लिए सजा नहीं भुगतेंगे, यानी एक ही कार्य के लिए 2 बार सजा से मुक्ति। स्वयं के विरुद्ध आपको सबूत पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी स्वयं के विरुद्ध आप साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भूतलक्षी विधान, यानी कोई कानून आज बना तो ये पिछले 10 वर्षों से लागू नहीं होगा, नहीं तो पिछले 10 वर्षों में आपने जो गैर कानूनी कार्य किए हैं जो उस समय नहीं थे वो भी दायरे में आ जाएंगे, तो उन सबसे संबंधित। तो दोहरे कह सकते हैं दंड से संरक्षण का कॉन्सेप्ट आता है। अनुच्छेद 21 इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इतना तक तो ठीक है। एक और आया है आर्टिकल 21 कैपिटल ए, ये शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार, इसी में आपको जुड़ा हुआ है शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार कब आया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन एंड अरेस्ट, गिरफ्तारी और निवारक निरोध। गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। निरोध से संरक्षण, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्या हैं इनके बारे में एक एक चीज में बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज बता दूं, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीयों के लिए प्राप्त जो फंडामेंटल राइट्स हैं, भारतीयों हेतु प्राप्त, ठीक, जो भारतीय नागरिक हैं। अब ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट भारतीय हैं तो भारतीय नागरिक हो गए। अब वो भारतीय मूल की विदेशी नागरिक है। वो कौन है? कहाँ के हैं? वो ब्रिटेन के हैं, ठीक है। हाँ, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो मैं बता दूं केवल भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं। विदेशी नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज प्राप्त नहीं। तो कौन कौन से प्राप्त नहीं है? 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक, भारतीयों को 14 से लेकर 32 तक तो प्राप्त है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक, केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर envisioned by the
राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी निषेध, ये आपका आएगा आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23, जो शोषण के विरुद्ध राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। तो नंबर 1 तो होगा, कहाँ कहाँ एक है, ये बी कट करिएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 17 में है, अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 17 में, तो ये होगा नहीं। क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने आप सबको बताया है, अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23 टू 24, बस यही 2 ही आर्टिकल हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये भी नहीं है, ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 29 टू 30 में आएगा, ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन के निषेध, ये आएगा आपका आर्टिकल 24। इसका मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों का नियोजन नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आएगा? राइट आंसर आपका निकल के आएगा 1 और 4, 1 और 4 करेक्ट। हाँ, 5 का सी, क्या बात है, ठीक है, 5 का सी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी सुबह 10 बजे आप सभी को YouTube पर एक बेहतरीन क्लास मिलने वाली है जिसका नाम है हिस्ट्री। तो इतिहास की क्लास कल आपने देखा होगा कि कितना बेहतरीन क्लास थी, जिसमें यूरोपियों का भारत में आगमन उस पर बेस्ड ऑन था। आपने कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, एक्स-शापेल की संधि पढ़ी होगी, पुदुचेरी की संधि पढ़ा होगा, फ्रांस की संधि पढ़ी होगी, पेरिस की, जिसे कहा जाता है पेरिस की संधि, वो पढ़ी होगी, कब कब हुआ। तो एक एक पॉइंट को हमारे सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप सबके सामने रखा था। मैंने उस क्लास को बाद में वॉच किया, एक बेहतरीन सेशन आप सबके लिए था। तो हमारे वीजीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे और वीजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे, चाहे सूर्यांक सर हो जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो अभी परीक्षा तंत्र पे आपके क्लास ले रहे हैं, वो भी वीजीएस क्लासेस का जीएस प्लेटफॉर्म है। मैं यानी अभिषेक सर कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ आप सभी के लिए। अभिनव सर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन पैनल हमारी तैयार हो रही है। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ रहा है। इस कारवां में एक एक परिवार के सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। आपको आगे जनरल साइंस की अच्छी क्लास देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक्स की अच्छी क्लास देखने को मिलेगी। तो अच्छे टीचर हम लाएंगे आप सभी के लिए। आप सब जीएस में परिपक्व हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, और जीएस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए आप उसको कर ले जाएं। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। इसलिए हम कहते हैं वीजीएस क्लासेस की प्रतिबद्धता है आपकी सफलता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही हो तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप सबको बता दें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं, ओनली जीएस, जैसे स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, सीटेट का हो गया, अभी यूपी पीजीटी का एग्जाम आने को है, नई वैकेंसी आएगी, तो नई वैकेंसी में जीएस को इंक्लूड करने की मांग हो रही है या ऐसी बातें चल रही हैं। बीपीएससी पीजीटी में जीएस को इंक्लूड किया गया है, तो आप जीएस को स्किप नहीं कर सकते, तो आप हमारे जीएस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे जीएस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीएस का हमारा जीएस स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच आप सबको मिल जाएगा मात्र 999 रुपए में। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है? व्हाट रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस्ड ऑन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। एक हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करते हैं तो ये अधिकार कब आता है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अपनी इष्ट देव की उपासना कर सकता है, पूजा कर सकता है, उनमें विश्वास रख सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार से धर्मांतरण नहीं शामिल होगा। किसी के ऊपर दबाव डालकर आप उसका धर्मांतरण नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि व्यक्ति को नहीं, धार्मिक समुदायों को अपने धर्म की बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट या संगठन या कोई संस्था बनाने का अधिकार है। लेकिन आप कोई संस्था धार्मिक कार्यों के लिए, आप कोई संस्था यानी धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध करते हैं, संस्था बनाते हैं, तो इसमें क्या प्रतिबंध होने चाहिए ध्यान रखिएगा। उसमें कहा गया है कि पब्लिक
ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था या पब्लिक सिस्टम किसी प्रकार से वायलेट नहीं होनी चाहिए। आपके द्वारा अपने धार्मिक प्रबंध करते हुए किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों, जैसे मैं कहूँ दुर्गा पूजा का पंडाल अगर सड़क पे बैठाया जा रहा है तो ऐसा हम कार्य नहीं करेंगे कि हम मस्जिद को नुकसान पहुंचाएं, या मस्जिद का जब अजान चल रहा है या जुलूस चल रहा है या मस्जिद में ईद वगैरह मनाया जा रहा है तो हम इस तरीके से नहीं मनाएंगे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचे। यानी आप अपने धर्म को प्रबंधित करिए लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करते हुए, सम्मान करते हुए। आप दूसरे के धर्म को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अगर चोट पहुंचाएंगे तो लोक व्यवस्था यानी कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर की, एक लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू होगा जिसमें सरकार आपके धर्म के प्रबंधन पर रोक लगा सकती है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या कहा जा रहा है? सदाचार, मोरालिटी। आप अपने नैतिकता को बनाए रखिए। अगर आपके धार्मिक प्रबंध से समाज की नैतिकता पर चोट पहुंचती है, आपका धार्मिक प्रबंध न होकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, आपका संगठन देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो ये मोरालिटी के खिलाफ है। और हेल्थ को ध्यान में रखकर कोई भी ऐसा धार्मिक प्रबंध नहीं करेंगे जो किसी बच्चे के, किसी महिला के, किसी पुरुष के, किसी बुजुर्ग के, यानी कि किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाए। जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा, नरबली प्रथा या विभिन्न प्रकार की प्रथाएं चलती रही हैं, तो इन पे रोक लगनी चाहिए। इस चीज को याद रखिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 4, 5। तो मेरे हिसाब से ये 1, 3 नहीं, ये रहा। अब इस पे, इसके आधार पर, इन तीनों के आधार पे आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। फिर से सुनिएगा, आप अपने धार्मिक कार्यों को करिए, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध बनाइए, धार्मिक कार्यों के लिए संगठन बनाइए, लेकिन आपका संगठन ऐसा ना हो जो देश की सुरक्षा, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, देश की नैतिकता को, देश के लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। ठीक, हाँ। तो करेक्ट आंसर आपका 1, 4, 5। ये मैं आपको लिखाऊंगा एक एक पॉइंट, कैसे कैसे क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? विच केस ग्रांटेड पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, राजनयन बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केस आया हुआ था अप्रैल 1973 में, जिसमें बहुमत का निर्णय क्या था? यानी 13 सदस्यीय संविधान पे, ये कह सकते हैं लोकपीठ बैठी हुई थी, संविधान पीठ। इसमें 7-6 का बहुमत आया हुआ था। ठीक है, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, बाद में मिनर्वा मिल्स के केस में मौलिक अधिकारों को मूल ढांचा घोषित किया गया और मूल ढांचे में संशोधन संभव नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एक एक पॉइंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? देखिएगा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 देखने को मिलेगा। तो ए का एक पहले तो ये बी कट कर दीजिएगा और सी कट कर दीजिएगा, ये खत्म। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। अब ये जो सब पढ़ रहे हैं ये क्या है? भाग 4 है, भाग 4 है। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आपका 1, 2, 3, 4 होगा। ठीक, हाँ, ये कई बार आप सबको पढ़ाया भी हुआ हूँ, आने वाले टाइम में आप सबको पढ़ाऊंगा भी और जबरदस्त आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा टेलीग्राम का लिंक, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब मनरेगा का नाम बदल गया है। अब मनरेगा का नाम क्या हो गया है, ध्यान से समझिएगा। नाम परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? नाम या नया नाम हो गया है। नया नाम विकसित भारत, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना? तो जी राम जी, है ना? क्या नाम हो गया है? विकसित भारत जी राम जी। ठीक, ये नया नाम हो गया है, सबको पता होना चाहिए। अब अगली बार से आपका क्वेश्चन मनरेगा न पूछ के, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगली बार आपका क्वेश्चन, ठीक, हाँ, तो विकसित भारत आजीविका मिशन ग्रामीण, ये अगली बार आपका क्वेश्चन मनरेगा न पूछ के ये पूछेगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण ये कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 में लाया गया है, आर्टिकल 43। ठीक, हाँ, तो जी राम जी नहीं, जी फॉर ग्रेप्स, जे आई से नहीं, ये गलत, ये जी राम जी नहीं, ये है जी राम जी, जी राम जी। ठीक, जी राम जी, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका नाम याद रखिएगा। ये एक्चुअल में ये नाम है विकसित भारत राम जी, जी राम जी तो लोग कहते हैं। ठीक, तो लोग चुटकुला भी बनाए हुए हैं कि अगर अब हम आपसे मिलते हैं तो जय राम जी कहेंगे या जी राम जी कहेंगे, है ना? तो आलोचक इस प्रकार का आलोचना भी करते हैं। नाम परिवर्तित करना एक कह सकते हैं ट्रेंड हो चुका है, नो डाउट, होना ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी नाम को आप परिवर्तित कर रहे हैं तो कोई नाम किसी महापुरुषों के नाम पे है तो मुझे लगता है उनके योगदान को अतुलनीय माना जाना चाहिए। हालांकि मेरी सोच से थोड़ा ऊपर हो जाता है, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते अपना राय रखने के लिए स्वतंत्र हूं कि देश में जो भी गतिविधियां हो रही हैं कितनी सार्थक हैं और कितनी गैर सार्थक हैं, लेकिन तथ्यात्मक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम इधर उधर की बातें सुनकर ये नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी नेशनल आजीविका रोजगार मिशन मनरेगा को हटाकर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया, तो क्या ये सही या गलत है? हम जब इसका पूरा अवलोकन करेंगे, पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तथ्य निकालेंगे, तो हम प्रथम दृष्टया देखेंगे कि उसमें क्या ऐसी कमियां थी जो इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है? तो जब किसी भी मुद्दे की गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पक्ष और विपक्ष क्या है। जब भी आप कोई भी बात किसी भी चीज के बारे में अपना राय रखिए न्यूट्रल होकर। आप किसी पार्टी से संबंधित नहीं रह सकते, आप किसी राजनीतिक दल को मान्यता देते हुए ऐसा न, आप एक न्यूट्रल नागरिक, आप एकदम उसके पक्ष और विपक्ष यानी सार्थक और गैर सार्थक चीजों को आप देखकर तभी अपनी आप बात रखिए। अब पक्ष का कोई नेता ये कहे कि ये नाम विकसित भारत, जो इस समय भारत सरकार की कह सकते हैं चल रहा है कार्यक्रम विकसित भारत को लेकर, उसके आधार पे बनाया गया, तो विपक्ष वाले कहें महात्मा गांधी एक जीवंतता, उनकी जीवंतता बनाए रखने के लिए था। तो अलग अलग बातें होंगी, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको डिस्कस करना हो या मुझे, जैसे मुझे, अगर मैं इस पे एक डिबेट लेकर आऊंगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण क्या है और इसके नामों पर क्या विवाद है, शुरू से लेकर अंत तक नरेगा था, फिर मनरेगा किया गया, फिर विकसित भारत जी राम जी किया गया, ये क्या है, तो इसके ऊपर हम एक बार जरूर डिबेट करेंगे। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति में, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री में, कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, जी राम जी नाम याद रखिएगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर, तो अनुच्छेद आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 क्या कहती है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी।
और राष्ट्रपति क्या करेगा, अब स्वयं या अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग करेगा। अब स्वयं करेगा तो ठीक है, अब अपने अन्य जैसे मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री द्वारा बनी हुई वो उनकी कार्यकारिणी है, उसके आधार पे वो कार्यों को कर सकते हैं, यानी पूरा कार्य देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और एक जरूरी कार्य होने की वजह से आज आप सबकी एप्लीकेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास बंद रहेगी। ठीक है, जरूरी कार्य होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। चुने हुए का अर्थ होता है निर्वाचित, चुने हुए क्या अर्थ होता है, निर्वाचित। ठीक, तो एक सही है। राज्यसभा के चुने हुए, तो ये भी हो सकता है, ये भी होता है निर्वाचित। राज्य विधानसभा के चुने हुए, तो ये भी निर्वाचित होता है, ये भी सही है। ठीक है, राज्य विधान परिषद के चुने हुए, तो ये नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। आप जब निर्वाचक मंडल की बात करेंगे, अनुच्छेद 54 की बात करेंगे, तो इलेक्टोरल कॉलिग की बात होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलिग की बात करते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कौन कौन आएगा। ठीक, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, इलेक्टेड मेंबर आएंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे। ठीक, और दिल्ली, पुदुचेरी और जे एन के इन विधानसभा, ये यूनियन टेरिटरीज है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है। दूसरा, किसी भी राज्य के विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये आएगा आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111। हाँ, न्यू दिल्ली पुदुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा और 2019 में जे को शामिल किया गया था। ठीक, चलिए तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत 109 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में रखा जाता है, वो बात की गई है। 108 अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये 63 क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, 108 क्या है, संयुक्त बैठक। और 109 क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का गठन किसमें है? ये एक संवैधानिक कह सकते हैं निकाय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया। हाँ, ऐप पे जीएस की क्लास आज नहीं होगी। ठीक है, ऐप पर जीएस की क्लास आज नहीं होगी, हम अभी बताएंगे कि कब होगी। तो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इनकी नियुक्ति करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अब ये पद समाप्त हो गया, अब यहाँ पे नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, तो 2 तो होगा नहीं, तो जहां 2 है उनको कट करिएगा। केवल 1 तो होगा नहीं, क्योंकि आगे संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो 1 और 3 आपको देखने को मिल जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का तात्पर्य दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभा होती है, जहाँ बाकायदा जैसे अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वैसे यहाँ पे भी होती हैं। इनके मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। ठीक है, ऐप पर जीएस की क्लास नहीं चलती है क्या? चलती है, उषा देवी पटेल जी, चलती है। ठीक है, लेकिन केवल जीएस के वाले बैच में,
अन्य बैच में नहीं चलेगी, केवल जीएस वाले बैच में चलती है। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी? तो अनुच्छेद 148 के तहत 148। अच्छा, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। ये भारत की जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी आय हैं व्यय हैं, ठीक है, आय हैं व्यय हैं, इन सब के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। यह भारत के लोक लेखा समिति को एक तरीके से सपोर्ट करता है, वो बताता है कि कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 550 हो सकती है। राइट आंसर इसमें कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले 502 था, 552 था। 104वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों के मनोनीत पद को समाप्त कर दिया गया। मनोनीत पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब मनोनीत पद कोई लोकसभा में नहीं है। तो लोकसभा में जब मनोनीत पद नहीं है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, क्योंकि मनोनीत सदस्य अब है ही नहीं, खत्म हो गए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो पॉइंट अभी भी बरकरार है। ठीक, वो पॉइंट अभी भी बरकरार है।